प्रिय छात्रों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम क्रिया पढ़ रहे थे जिसमें हम प्रयोग के आधार पर क्रिया का पहला और दूसरा भेद पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का तीसरा और चौथा भेद। क्रिया का तीसरा भेद है पूर्वकालिक क्रिया और चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का तीसरा भेद पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे हैं, पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर शब्द जुड़ा होता है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर शब्द जुड़ा होता है, जिस तरीके से निम्न उदाहरणों में समझाया गया है। संपन्न का मतलब है यहाँ पर क्रिया का पूर्ण होना। इस तरीके से छात्र पढ़कर सो गया, छात्र पढ़कर सो गया। तो यहाँ पर सोना या सोना तो यहाँ पर मुख्य क्रिया है, जिसे हम भी कह सकते हैं। सोना यहाँ पर क्या है, मुख्य क्रिया है। और मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया संपन्न यानी कि पूर्ण हुई है पढ़कर, यानी कि वो पढ़ लिया है, पढ़ चुका है या पढ़ लिया है, इसके बाद सोया है। तो परिभाषा के अनुसार मुख्य क्रिया के पहले संपन्न होने वाली क्रिया, तो मुख्य क्रिया तो यहाँ पर ये है, जैसे हम भी कह सकते हैं इंग्लिश में, या इसको नहीं माने तो हम मुख्य क्रिया ही बोल देंगे। तो ये यहाँ पर सोना मुख्य क्रिया है। इससे पहले जो क्रिया संपन्न हुई है, संपन्न का मतलब खत्म हुई है या पूर्ण हो गई है। तो छात्र सोया है कब, पहले पढ़ लिया है, वो पहले पढ़ चुका है, इसके बाद सोया है। तो ये पढ़कर जो क्रिया है, पढ़कर यहाँ पर पढ़कर जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया। इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं। अभिषेक नहाकर आया। तो ये आना तो क्या है, यहाँ पर मुख्य क्रिया है। अभिषेक कब आया है, जब उसने नहा लिया, नहाने के बाद आया है। तो नहा तो वो चुका था और यहाँ पर आया, ये मुख्य क्रिया है। तो मुख्य जो क्रिया है उसके पहले जो नहाना जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है। संपन्न का मतलब होता है पूर्ण या समाप्त। तो ये नहाकर जो क्रिया है वो समाप्त हो गई है, इसके बाद अभिषेक आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ अगर पहचान में नहीं आ रहा है तो आप देख लेना, किसी क्रिया में अगर कर शब्द जुड़ा हो तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। गंगाराम दौड़कर आया। गंगाराम कब आया, दौड़कर आया। जब दौड़ने की क्रिया तो वो पूरी कर चुका था, गंगाराम दौड़ने की क्रिया पूरी कर चुका था, इसके बाद आया है। तो ये यहाँ पर आया क्रिया है, मुख्य क्रिया है।
ये मुख्य क्रिया के पहले ये दौड़कर क्रिया संपन्न हुई है या पूर्ण हुई है या समाप्त हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दौड़कर यहाँ पर जो क्रिया है ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ हमेशा कर शब्द जुड़ा होता है, तो इन सभी क्रियाओं में पढ़कर, दौड़कर, नहाकर ये कर शब्द जुड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी क्रिया हैं पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। इसी तरीके से हम प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का चौथा भेद पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं? प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा है, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है या करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे से कार्य कराता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यह निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। मालिक ने नौकर से गड्ढा खुदवाया। मालिक ने स्वयं गड्ढा नहीं खोदा है। यहाँ पर मालिक क्या है? यहाँ पर मालिक कर्ता है। मालिक क्या है? यहाँ पर कर्ता है। इस मालिक ने स्वयं कार्य नहीं किया है, किससे कराया है? नौकर से। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है या करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ मालिक करता है, इसने गड्ढा खोदने का काम है, वो स्वयं ने नहीं किया है, इसने उस गड्ढे को नौकर से खुदवाया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मालिक ने नौकर से गड्ढा खुदवाया। जो वाक्य है उसमें कौन सी क्रिया है? खुदवाया जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। या मालिक ने नौकर से गड्ढा खुदवाया, ये उदाहरण किस क्रिया का है? तो हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया का है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। माताजी ने सरिता से फर्श धुलवाया। माताजी ने सरिता से फर्श धुलवाया, तो माताजी यहाँ पर करता है। ये माताजी ने स्वयं कार्य नहीं किया है, किससे करवाया है? सरिता से। फर्श धुलवाने का काम जो कराया है वो किससे कराया है? सरिता से। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो धुलवाया जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा है जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है या करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यह माताजी यहाँ पर करता है, इन्होंने कार्य नहीं किया है, इन्होंने तो सरिता से फर्श को धुलवाया है। इसलिए धुलवाया जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है, और माताजी ने सरिता से फर्श धुलवाया ये वाक्य है वो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं। अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया। अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया। अध्यापक यहाँ क्या है? यहाँ करता है। अध्यापक यहाँ पर क्या है? करता है। इस अध्यापक जो करता है, इसने स्वयं ने कार्य नहीं किया है, इसने पत्र लिखाने का जो कार्य करवाया है वो किससे कराया है? छात्र से कराया है। तो स्वयं ने कार्य नहीं किया, किसी दूसरे ने कार्य किया है, छात्र ने कार्य किया है। इसलिए ये लिखवाया जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्ता ने कार्य नहीं किया है, किसी दूसरे ने कार्य किया है, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया है। और लिखवाया जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। और अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया ये वाक्य है वो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो आज हमने प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया तीसरा भेद और प्रेरणार्थक क्रिया ये चौथा भेद है। इन दोनों का हमने आज विधिवत रूप से या विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है या विस्तार से अध्ययन
किया है। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।